गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एसी सर्किट्स के बारे में। अपन पढ़ेंगे आज साइनसॉइडल एसी के कुछ पैरामीटर्स जैसे कि साइकिल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फेज और फेज डिफरेंस के बारे में। बच्चों, ये जो टॉपिक है आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इनको अपन ने कवर किया था थर्ड या फोर्थ लेक्चर में, जब अपन वेव फॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे। तब जनरेशन ऑफ साइनसॉइडल वेव फॉर्म और एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू और फॉर्म फैक्टर निकाल के बताया था। पहले इसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर साइनसॉइडल वेव फॉर्म को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपके एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू बच्चों, किसी भी वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए उसका टाइम पीरियड में वो उसके एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाय टाइम पीरियड निकालते हैं। एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाय टाइम पीरियड निकालते हैं। पर जो साइनसॉइडल है, इसका एरिया अगर आप निकालेंगे तो फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, सेकंड हाफ में उतना ही निगेटिव आ जाएगा, तो कुल मिला के वो हो जाएगा आपका ज़ीरो। वो ज़ीरो हो जाएगा। तो बच्चों, अपन क्या करते हैं, इसका एक हाफ में एवरेज निकालते हैं। एक हाफ का एवरेज निकालते हैं। एक हाफ के एवरेज के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसका एक हाफ में क्या 0 से पाई हो जाएगा। टाइम पीरियड 0 से पाई हो गया, 1/पाई हो गया टाइम पीरियड। अब इक्वेशन की लिख देंगे Vm या Im। Vm मान लेते हैं वोल्टेज सिग्नल, तो Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी ये हो गया आपका। अब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी। 0 से पाई हो गया। अब क्या हो गया? 1/पाई वी एम हो गया, और ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इसका जब अपन कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस पाई आपका -1 हो गया, और 0 1 हो गया, और बाहर माइनस है तो ये आपका हो गया -2। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 2। तो बच्चों, आपका जब ये पूरा कैलकुलेट करेंगे इस इंटीग्रल का, जैसा कि आपने देख लिया, तो आ जाएगा वो एवरेज वैल्यू 2Vm डिवाइड बाय पाई। 2Vm डिवाइड बाय पाई। ठीक है बच्चों, V एवरेज इक्वल टू 2Vm डिवाइड बाय पाई साइनसॉइडल के केस में। ये बच्चों एक रिवीजन किया है खाली पिछली बार का अपन ने, ठीक है। और आरएमएस वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी? अगर कोई साइनसॉइडल वेव फॉर्म है, उसकी आरएमएस वैल्यू क्या थी? आरएमएस वैल्यू थी Vrms इक्वल टू Vm डिवाइड बाय √2। Vm डिवाइड बाय √2। किसी भी साइनसॉइडल की बच्चों आरएमएस वैल्यू उसकी पीक वैल्यू की डिवाइड बाय √2 होती है। इसको याद कर लीजिए, नहीं तो फार्मूला है आपकी, उसका इक्वेशन रख के भी उसको निकाल सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर, जैसे नाम से ही बच्चों आपको पता हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस। सबसे पहले रूट ले लेंगे और इसका मीन का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसका 1/टाइम पीरियड इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी Vm स्क्वायर हो जाएगा, Vm स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी बच्चों। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फार्मूला लग जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा में। तो कॉस 2 थीटा को जब कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में आपका जब एक कैलकुलेट करेंगे पूरा इन टाइम पीरियड 0 से पाई, बच्चों 0 से पाई इसलिए क्योंकि स्क्वायर, अगर साइन वेव फॉर्म ये है और आप साइन स्क्वायर का वेव फॉर्म बनाएंगे, कुछ ऐसा बनेगा वो, इसका टाइम पीरियड पाई होगा। ठीक है बच्चों, जिसका टाइम पीरियड पाई होगा।
तो इसका जब अपन कैलकुलेट करेंगे 0 से पाई में आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो आपका ये वैल्यू आएगी Vm डिवाइड बाय √2। ठीक है बच्चों, ये आ गई आपकी Vrms, किसी भी आरएमएस वैल्यू Vm डिवाइड बाय √2 हो गई। आरएमएस वैल्यू आपकी आ गई, आरएमएस वैल्यू आ गई, एवरेज वैल्यू आ गई। अब बच्चों आ गया फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या है? फॉर्म फैक्टर बच्चों ये बताता है कि अपन का जो वेव फॉर्म है वो साइनोसॉइडल के कितना करीब है, तो इसका क्या वैल्यू होगी, आरएमएस वैल्यू, इसका क्या वैल्यू होगी। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर आपका Vrms या आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। आरएमएस और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। अब आरएमएस वैल्यू क्या है? Vm डिवाइड बाय √2 और एवरेज वैल्यू क्या है? 2Vm डिवाइड बाय पाई। तो Vm कट गया, आ गया है 2√2 पाई डिवाइड बाय 2√2। तो ये आपका आ गया है 3.1416 डिवाइडेड बाय 2√2। बच्चों कितना हुआ? 1.414 को 2.828 हो गया। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.1 के आसपास आता है फॉर्म फैक्टर। फॉर एसी वेव फॉर्म इट इज 1.11 अप्रॉक्सीमेटली। एसी वेव फॉर्म के लिए बच्चों फॉर्म फैक्टर हमेशा 1.1 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और फॉर्म फैक्टर। इतना अपन ने पहले पढ़ चुका था, जिसका आज रिवीजन हुआ है। बच्चों अब बात करेंगे, जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में फैराडे लॉ पढ़ा, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा। अब बच्चों ये लॉस पढ़ने के बाद अपन देखेंगे कि घर में जो आपके सप्लाई आती है वो उसका वेव फॉर्म कैसा होता है, उसकी तरंग कैसी होती है, उसका कैसे वह समय के साथ बदलती है और वह कैसे जनरेट होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों। जो घर में आती है वो आपकी डीसी नहीं होती है, डायरेक्ट करंट नहीं होती है, वो आपकी होती है अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा क्यों होता है? अल्टरनेटिंग ही करंट क्यों होती है, डायरेक्ट करंट क्यों नहीं होती? तो बच्चों देखिए, जो अल्टरनेटिंग करंट होती है पहले तो वो जनरेट करने में आसान होती है। क्योंकि जनरेट करने में इसलिए आसान रहती है क्योंकि जो अगर आप डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो डीसी जनरेटर में अपन को कम्यूटेटर लगाने पड़ते हैं, आर्मेचर लगाना पड़ता है। कम्यूटेटर आप इलेक्ट्रिकल अगर आपकी ब्रांच है तो आप सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। कम्यूटेटर लगाने पड़ते हैं, कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट लगाना पड़ता है। पहले तो ये आपके ब्रश घिसेंगे। दूसरी बात है ये कम्यूटेशन में प्रॉब्लम होने से कम्यूटेटर भी कुछ समय बाद जल जाते हैं, आपस में मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि कम्यूटेशन हमेशा 100% नहीं हो सकता, 100% इफिशिएंसी नहीं हो सकती कम्यूटेशन की, तो ये जल जाते हैं। इनसे ये आर्मेचर खराब हो जाता है, कार्बन ब्रश खराब हो जाती है। इसकी वजह से आपके जनरेटर जो होता है डीसी जनरेटर उसमें मेंटेनेंस आपका ज़्यादा रहता है। अब देखिए, अगर आपने मान लीजिए इसको ओवरकम कर भी लिया, अगर आपने डीसी जनरेट कर भी लिया मान लीजिए, उसके बाद आपने इसको क्या करना है, एक स्थान से जहां आपका जनरेटिंग स्टेशन है वहां से आपको 1000 किलोमीटर दूर भेजना है, जहां आपका कंज्यूमर लोड है, जहां पे आपकी बस्ती है वहां पे आपको भेजना है। तो अपन क्या करते हैं, एसी के केस में अपन उसको ट्रांसफार्मर से स्टेप अप कर देते हैं, स्टेप अप करके वोल्टेज बढ़ा देते हैं, करंट कम कर देते हैं लेवल करंट का, और उसको भेज देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे कॉपर लॉस जो होते हैं I²R, जो कि करंट धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। क्योंकि धारा की वैल्यू कम हो जाती है, वोल्टेज की बढ़ जाती है।
अब ये किस डिवाइस के माध्यम से बहुत सरलता से हो गया? ट्रांसफार्मर। अब आपने अगर लिया है डीसी को आप ट्रांसमिशन लाइन में आप भेज रहे हैं, तो क्या होगा? डीसी को ट्रांसमिशन लाइन में भेजने पे आपको उसको स्टेप अप करने के लिए किस चीज की आप इस्तेमाल करेंगे? किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? आपको कन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डीसी डीसी चॉपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डीसी डीसी चॉपर आप जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है बच्चों, इसलिए डीसी का प्रयोग नहीं करते हैं। एचवीडीसी बनाने के लिए आपको उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इस पे रिसर्च आजकल जितना है इस पे रिसर्च चल रहा है एचवीडीसी पे अभी आजकल कि कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट किए जाए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए जिससे कि एचवीडीसी ट्रांसमिशन संभव हो सके। तो ये बच्चों अंडर रिसर्च है ये टॉपिक एचवीडीसी। ठीक है, पर फिलहाल कन्वर्टर डिजाइन करने में बहुत कॉस्टली होते हैं, इसलिए उसका ट्रांसमिशन भी बहुत मुश्किल है। ठीक है बच्चों, ये हो गया दूसरा कारण जिससे आपको अपन डीसी को नहीं जनरेट करते हैं, ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम, जनरेट करने में प्रॉब्लम। इसलिए अपन के घर में जो है कंज्यूमर मैक्सिमम 90% जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एसी के फॉर्म में, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में कंज्यूमर को प्रोवाइड की जाती है और कंज्यूमर इसी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए जनरेट कैसे होता है। तो एक सिंपल जनरेटर अगर आप बात करें, अल्टरनेटर अगर एसी जनरेटर की, तो ये इस तरह से कुछ काम करता है जिसमें कि ए डैश आप देख रहे हैं, ये एक कॉइल है जो स्टैटिक रहती है, आर्मेचर है जो ये मूव नहीं करता, ये एक कॉइल है बच्चों, ये एक कॉइल है ऐसे। इसके बीच में है ये एक पोल्स, नॉर्थ साउथ पोल्स है, फील्ड बोलते हैं इसको, फील्ड या एक्साइटेशन बोलते हैं, एक्साइटेशन नॉर्थ साउथ। इस पे क्या करते हैं बच्चों? कॉपर की केबल लपेट देते हैं, कॉपर का केबल नहीं, कॉपर वाइंडिंग करते हैं और इसमें डीसी करंट दे देते हैं जिससे कि ये पोल्स जनरेट हो जाते हैं। पोल से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, जैसा लास्ट क्लास में बताया। मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसको आप पूरा घुमाएंगे तो क्या होगा? ये फ्लक्स जो है लिंक करेगा इसके बाहर जो यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, जो कॉइल है उसको लिंक करेगा और फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा तो क्या जनरेट होगा बच्चों? जनरेट होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फैराडे साहब ने बताया था कि E इंड्यूस इक्वल टू -N-d∅dt। अब आप क्या कर रहे हैं? यही तो जनरेट कर रहे हैं, चेंज फ्लक्स में कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न अगर n है तो आपका E इंड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। ये तो रहा फार्मूला। अब बच्चों उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कैसा दिखेगा, समय के साथ वो कैसे बदल रहा है, उसको देखने के लिए अपन क्या करेंगे? ये वेवफॉर्म देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ये मान लेते हैं आपका अल्टरनेटर और ये है आपका फ्लक्स जैसे जैसे चेंज हो रहा है। पहले मान लेते हैं वो 0 डिग्री पे था, स्टिल था। इसको आपने ये जो नॉर्थ साउथ का ये जो पोल दिख रहा है इसको आपने ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घुमा दिया है। दो ही पोल है इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये जब मान लीजिए थीटा डिग्री घूम जाती है, थीटा 1 डिग्री, तो देखते हैं इस पे क्या होगा। समय के सापेक्ष घूम रही है ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड से और उसके कारण फ्लक्स में बदलाव हो रहा है। फ्लक्स में बदलाव के कारण कैसे धारा उत्पन्न होगी जो कुछ समय पे ऐसी है। अब थोड़ा और समय हो गया, थोड़ा और समय हो गया, कुंडली यहाँ पहुँच गई, उसके बाद वोल्टेज देखेंगे यहाँ पहुँच गया। थोड़ा और समय हो गया, कुंडली यहाँ पहुँच गई, फ्लक्स और बढ़ा। और समय हुआ, जैसे ही फ्लक्स लिंकेज की दर कम होती है वैसे देखेंगे बच्चों वोल्टेज करंट जनरेशन जो है, वोल्टेज जनरेशन है, वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है। और जब -180 डिग्री 180 डिग्री पे आता है
तो फिर ये 0 में पहुंच गया है। ठीक है बच्चों, अब जैसे जैसे 180 से आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। क्यों? फ्लक्स लिंकेज कम होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, देखेंगे तो जो वेव फॉर्म बनेगा आपका, ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बनता है। बच्चों ये तो रहा मुंह से बताने के लिए, अब इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं हम। क्योंकि जब किसी भी चीज को सर्कुलर ऐसे घुमाते हैं और उसका एम्पलीट्यूड अपन मेजर करते जाते हैं, एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड मेजर करते जाते हैं, एक्स एक्सिस पे एम्पलीट्यूड मेजर करते जाते हैं, तो ये तो वाई एक्सिस पे जो चीज होगी वो साइन वाई इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा होगी, और एक्स एक्सिस में वाई इज इक्वल टू वी एम कॉस थीटा हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, तो यही एक तरीके से दिखाया है। ठीक है, चलिए एक बार भाषा पढ़ लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा अपना परिमाण और दिशा समयानुसार परिवर्तित करती रहती है। परिणाम और दिशा में 360 में आए पूर्ण परिवर्तन को एक चक्र कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा उत्पादन कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर, ये बच्चों दिखाया गया है। कुंडली को अपन घुमा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, इसमें अपन पोल्स को घुमा रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा उत्पादन चुंबकीय क्षेत्र को कुंडली के सापेक्ष घुमाने पर। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे जैसे कि जनरेशन आपने पढ़ा, अब देखेंगे कुछ टर्म्स इस साइनोसॉइडल वेव फॉर्म से रिलेटेड। पहले तो साइकिल देखेंगे, साइकिल क्या है। साइकिल मतलब बच्चों जब कोई वेव फॉर्म अपने जहाँ से वो चालू हुआ है उसको रिपीट करना चालू कर दे, तब तक जो है वो एक साइकिल कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये दूसरा साइकिल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बाद एक चक्र हो जाएगा। इसके बाद ये खुद को रिपीट करने लगेगा। जैसे कि ये साइन है, ये पूरा 360 डिग्री जब रोटेट हो जाएगा उसके बाद ये दूसरा साइकिल चालू हो जाएगा, फिर तीसरा साइकिल चालू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रत्यावर्ती राशियों के संपूर्ण चक्र 360 डिग्री वैद्युत या 2 पाई रेडियन में प्राप्त एवं ऋण मानों के समूह को चक्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया साइकिल पूरा आपका 0 से 2 पाई के बीच में। अब है आयाम। आयाम मतलब बच्चों एम्पलीट्यूड। जब ये पूरा साइकिल ले रहा है साइनोसॉइडल, तो मैक्सिमम पीक वैल्यू उसकी कितनी जा रही है, वो उसका एम्पलीट्यूड या आयाम कहलाता है। ठीक है बच्चों, वो प्लस मैक्सिमम माइनस मैक्सिमम दोनों हो सकता है। ठीक है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा के अधिकतम ताक्षणिक मान को आयाम कहते हैं। उपरोक्त चित्र में आयाम ए है, ये ए आयाम बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ए या माइनस से जो आप कहें, जो ज्यादा हो। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। एक सेकंड में जितने साइकिल ये होते हैं बच्चों, जितने साइकिल हैं ये, उनके नंबर्स को आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। इसकी इकाई हर्ट्ज है। हर्ट्ज है बच्चों इसकी इकाई। F इज इक्वल टू 1/T हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। F इज इक्वल टू 1/T। ठीक है बच्चों, अगर टाइम पीरियड आपको पता है तो आप आराम से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो आपको बता दें, जो घर में आपके आती है सप्लाई एसी साइनोसॉइडल,
उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों। तरंग रूप वेव फॉर्म अब क्या है? वेव फॉर्म प्रत्यावर्ती राशि के किसी क्षण मान को तात्क्षणिक, देखिए बच्चों वेव फॉर्म कहते किसको हैं? वेव फॉर्म क्या है? वेव फॉर्म आपको बताता है जो आपकी वैल्यू है वोल्टेज या करंट की इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक, जो समय के साथ तुरंत बदल रही है, उसको जब अपन समय के सापेक्ष, इधर टाइम पीरियड रहेगा ओमेगा टी मतलब बच्चों टाइम पीरियड, समय के सापेक्ष जब इसको किसी भी वक्र में ड्रॉ करेंगे, कर्व में बनाएंगे, तो जो आपका बन के आएगा, जो वक्र बन के आएगा वो वेव फॉर्म है, वो वेव फॉर्म है। ठीक है बच्चों। प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड में तो आपकी आवृत्ति होगी। तरंग रूप प्रत्यावर्ती राशि के किसी क्षण मान को तात्क्षणिक मान कहते हैं। तात्क्षणिक मान का समय के सापेक्ष बने वक्र को तरंग रूप कहा जाता है। ठीक है बच्चों। वेव फॉर्म, जैसे कि ये आपका करंट या वोल्टेज वेव फॉर्म है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कला की। कला क्या है? फेज, फेज बोलते हैं इसको। अब फेज क्या है बच्चों? फेज है आपका पोजीशन, आपके उस वैल्यू की पोजीशन को बता रहा फेज, किसी समय पे उसकी पोजीशन को फेज बताता है। जैसे कि आपकी ये है साइनोसॉइडल कोई भी चीज है, ये थीटा ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, टी सेकंड बाद ये थीटा डिग्री है, टी सेकंड बाद ये थीटा डिग्री है, तो ये थीटा इसका फेज है आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी इसका फेज क्या है? एट टाइम टी इसका फेज क्या है? थीटा है, थीटा। फेज क्या है? थीटा है, वो उसका फेज कहलाता है। देखिए बच्चों, प्रत्यावर्ती राशि का किसी क्षण निर्दिष्ट बिंदु से कोणीय विस्थापन को कला कहा जाता है। ठीक है बच्चों। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट से उसके एक निश्चित समय बाद, किसी निश्चित समय बाद किसी निश्चित बिंदु से उसके कोणीय विस्थापन को उसका फेज कहा जाता है, एट अ फेज थीटा। ठीक है बच्चों। कला प्रत्यावर्ती राशि के संदर्भ में बिंदु के सापेक्ष स्थिति को इंगित करता है, पोजीशन बताता है बच्चों, किसी एक फिक्स पॉइंट से किसी भी वेवफॉर्म की। ठीक है बच्चों। अब कलांतर क्या है? कलांतर क्या है? फेज डिफरेंस। कलांतर क्या है? फेज डिफरेंस। मतलब कला का अंतर क्या है? कलांतर, फेज डिफरेंस मतलब कि पोजीशन का डिफरेंस कितना है। जैसे कि बच्चों अब आपके पास एक नहीं दो वेव फॉर्म है, दो वेव फॉर्म है। अब जरूरी नहीं है कि दो वेव फॉर्म में करंट या वोल्टेज की पोजीशन एग्जैक्टली सेम हो, बिल्कुल सेम हो किसी समय पे। हो सकता है कि किसी वोल्टेज, किसी राशि वोल्टेज का पीक पहले आ रहा है और करंट का पीक बाद में आ रहा है, करंट का पीक बाद में आ रहा है। पीक के बीच का जो डिफरेंस है बच्चों, ये फेज कहलाता है। ठीक है बच्चों। किन्हीं भी एक सेम वैल्यू के बीच में जो समय का डिफरेंस है, एंगल का जो डिफरेंस है, वो फेज डिफरेंस कहलाता है। ठीक है बच्चों। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? किन्हीं दो प्रत्यावर्ती राशियों का किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी निश्चित समय पर कलाओं में अंतर ही कलांतर कहलाता है। मतलब पोजीशन में डिफरेंस एक स्पेसिफिक टाइम पर, मान लीजिए इस टाइम पे अपन देख रहे हैं, पोजीशन में डिफरेंस जो है वही कालांतर है, पोजीशन में डिफरेंस है वही कालांतर है। ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका पोजीशन में डिफरेंस, वही कालांतर है। किसी एक वैल्यू देख लेंगे, वाई एक्सेस पे किसी एक कोई भी एक वैल्यू दे देंगे। अब इसमें कितने, ये वैल्यू इस वेव फॉर्म द्वारा अब प्राप्त की जा रही है, इस वेव फॉर्म द्वारा अब प्राप्त की जा रही है। कितने समय का अंतर हो गया, कितनी पोजीशन का? फाई का। इसी को बोलते हैं बच्चों कालांतर। ये फेज डिफरेंस इम्पोर्टेंट आपका एक्सपेक्ट है, ये आपका साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में, क्योंकि आगे जब आप फेजर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाएंगे फेजर, तो ये फेज डिफरेंस बहुत काम आएगा आगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, क्योंकि वोल्टेज और करंट में ये अक्सर देखा जाएगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लोड। लोड आपका, लोड मतलब
किस प्रकार का आपने इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर रखा है सप्लाई से, वो इंडक्टिव है, मोटर कनेक्ट कर रखी है, कैपेसिटिव है। ठीक है बच्चों, ये डिपेंड करेगा आपका लोड पे, या रजिस्टिव लोड है, प्योर हीटर वगैरह कनेक्ट कर रखा है, मोटर कनेक्ट कर रखी है, या आपने कैपेसिटर बैंक कनेक्ट कर रखा है, ये डिपेंड करेगा आपका लोड पे। ठीक है, उसके कारण आपका फिर ये करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए, यदि दोनों राशियों का मान एक ही समय पर अधिकतम व न्यूनतम रहता है तो वे राशियां समान कला में कही जाती हैं, तथा यदि एक राशि अधिकतम तथा दूसरी न्यूनतम पर रहती है तो वे राशियां विपरीत कला आउट ऑफ फेज में कही जाती हैं। बात कहने का यही है बच्चों, एक किसी वैल्यू को कुछ समय बाद अचीव कर रही है, एक तो वो लैग कर रही है, पीछे है उस वेव फॉर्म के, कुछ समय पहले कोई अचीव कर ले जा रही है तो वो लीड कर रही है। कितना लीड कर रही है? ये जो एंगल है ओमेगा टी डिफरेंस जो है, ओमेगा टी इक्वल टू फाई, ये डिफरेंस जो है यही आपका फेज डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, फेजर में आप एरो से दिखा देते हैं, ये फाई। अब वेव फॉर्म में आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ता है, ये साइनसॉइडल वेव फॉर्म, और ये आपका हो गया फेज डिफरेंस फाई। ठीक है बच्चों, अब प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा उनके समीकरण देख रहे हैं अपन। देखिए बच्चों, जब आपको एक ड्रॉ करके बताया गया था जनरेटर, डीसी जनरेटर, इसमें आपका कॉइल थी, इधर कॉइल थे, इधर डॉट, इधर क्रॉस, ये आपकी ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूम रहा था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था। अब आपका इंड्यूस ईएमएफ अपन इसमें कॉइल में चेक करने जा रहे हैं, तो ये अपन इस्तेमाल करेंगे फैराडे लॉ माइनस डी फाई बाय डी टी का, एन इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। या फाई क्योंकि आपका सर्कुलर शेप में घूम रही है कॉइल, तो आपका ये एक कोसाइन को फॉलो करेगी। तो अपन मान लेते हैं कि जो वेव फॉर्म फॉलोड बाय दिस फ्लक्स दिस कॉइल इज फाई एम कॉस ओमेगा टी। फाई एम कॉस ओमेगा टी को अपन डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, इसको अपन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको अपन ई एम मान सकते हैं, ई एम साइन ओमेगा टी। अगर बच्चों परिपथ का रेजिस्टेंस आर है, जहाँ पे ये वोल्टेज जनरेट हुआ है, जिसके कारण एक करंट जनरेट हो रही है, जैसे कि कॉइल में आपने एक बल्ब दिखाया था आगे, तो अपन का ये सोर्स इधर लगा दे, इसका रेजिस्टेंस अगर आर है बल्ब का, तो इसमें करंट क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर। ठीक है बच्चों, ये वेव फॉर्म हो गया आपका करंट का। ठीक है बच्चों, ये रहा साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के बारे में, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कुछ इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको डिफाइन किया गया, आज समझाने की कोशिश की गई आज। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स चालू करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप जितना हो सके घर में प्रॉब्लम्स इसकी लगाते रहिए। इससे पहले जो जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप पूछ सकते हैं।